पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर टर्म्स आर फंक्शंस इनक्लोज्ड बाय कैपिटल ब्रैकेट कॉल्ड मैट्रिक्स। नंबर की ऐसी व्यवस्था जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हो। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब जितनी लेंथ हो उतनी, जितने एलिमेंट की लेंथ हो उतने एलिमेंट की लेंथ हमेशा हो, जितने एलिमेंट की ब्रेथ हो उतने एलिमेंट की ब्रेथ हमेशा हो। जैसे यहाँ पे देखें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लेंथ क्या है, 2 एलिमेंट की है। यहाँ की लेंथ कितने एलिमेंट की है, 2 एलिमेंट की है। ब्रेथ कितने एलिमेंट की है, 2 एलिमेंट की है। हर जगह पे ब्रेथ 2 एलिमेंट की है। तो ये कैसा अरेंजमेंट हुआ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ और ये मैट्रिक्स है। जैसे हमने यहाँ पे ये बी लिखा है, बी इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एम एक्स। ये क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और ये मैट्रिक्स है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सी इक्वल टू 107 और ऐसे कर देंगे मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, लेकिन सी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं फॉलो कर रहा। देखो यहाँ पे लेंथ यहाँ फर्स्ट रो में लेंथ कितना है, 2 एलिमेंट की है, लेकिन सेकंड में कितने एलिमेंट की है, 1 एलिमेंट की है। अगला पॉइंट यहाँ पे है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, जैसे बॉयज में जो अंतर है, बॉय का मतलब सिंगुलर फॉर्म, बॉयज का मतलब प्लूरल फॉर्म। तो मैट्रिसेस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स का क्या फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म। एक टर्म आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। सभी लोग जानते हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस ऐसी लाइन, वर्टिकल लाइन मींस ऐसी लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहती है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन के कवरेज में आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 किस कवरेज में आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के कवरेज में आ रहे हैं, ये रो एलिमेंट कहलाएंगे। लेकिन 1 और 7 की अगर बात की जाए तो 1 और 7 किस कवरेज में आ रहे हैं, वर्टिकल के कवरेज में आ रहे हैं, और ये कैसे एलिमेंट कहलाएंगे, कॉलम के एलिमेंट कहलाएंगे। अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से आप लोगों को ऑर्डर की बात बतलाना चाहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सपोज करिए इसको P से सपोज कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को हम किसी कैपिटल लेटर से ही सपोज करते हैं या कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट करते हैं। ये A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2, A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3, ये एंड सो ऑन करते आएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN। लास्ट सफिक्स क्या है, लास्ट सफिक्स है MN। तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, किस ऑर्डर का लिखा है, M क्रॉस N ऑर्डर का लिखा है। यहाँ पे जो लास्ट सफिक्स होगा वही क्या बतलाएगा, ऑर्डर बतलाता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से हम एलिमेंट पहचानते हैं। अभी आगे क्वेश्चंस में आएगा एलिमेंट पहचानने की बात आएगी, तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म बताया जा रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म के सहारे ही हम एलिमेंट पहचानेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर भी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर ली है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस वर्टिकल और रो क्रॉस कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल क्रॉस वर्टिकल, और इसी को क्या कहते हैं, रो क्रॉस कॉलम। हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं, वर्टिकल को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात आए तो क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए मैट्रिक्स का नाम हमारे पास क्या है, L है। मैट्रिक्स का नाम क्या है हमारे पास, L है।
जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 2 लिख दिया। बात आ रही कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स एल का ऑर्डर क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन खींचने पर, हॉरिजॉन्टली 1 और 2, हॉरिजॉन्टली 2 लाइन खींचने पर पूरे एलिमेंट अपने कवरेज में आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब रो कितना हुआ, इसमें रो हुआ, रो की वैल्यू कितनी हुई 2। ये रो इक्वल टू कितना हुआ, वर्टिकली कितनी लाइन खींचने पर सब एलिमेंट अपने कवरेज में आ जाएंगे, 3 एलिमेंट, 3 लाइन खींचने पर। इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम की वैल्यू कितना हुआ। हमने बता रखा है, हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम होता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स L इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स L का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएंगे और इसमें ऑर्डर पहचानना रहेगा या कहीं कभी एलिमेंट पहचानने की बात करेगी। तो सपोज कर लीजिए इसी क्वेश्चन की बात हो रही है और कह दिया जाए कि A12 क्या होगा। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखा है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिख रखा है A12 का मतलब जानते हैं क्या, A12 का मतलब ये रो बताता है, ये कॉलम बताता है, रो बताता है, कॉलम बताता है, रो बताता है, कॉलम बताता है। A12 का मतलब पहले रो के दूसरे एलिमेंट, पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। A13 क्या बताता है, पहले रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। A23 क्या बताता है, दूसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो जैसे ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें पूछा जाए A12 क्या होगा, इसमें पूछा जाए A12 क्या होगा, तो A12 के बेस पे क्या है, यहाँ से देख लीजिए, ये थोड़ा सा परिचित है। A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे पूछा जाए A22 की वैल्यू क्या होगी, A22 का मतलब क्या, दूसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। दूसरे रो और दूसरे कॉलम की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बताने का उद्देश्य, स्टैंडर्ड फॉर्म बताने का ऑब्जेक्ट हमारा ये था कि जिससे आप एलिमेंट पहचानना जान जाए और ऑर्डर पहचानना जान जाए। जब तक आप ऑर्डर पहचानना नहीं जानेंगे, मैट्रिक्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मुश्किल होगी। अगला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगला पॉइंट आ रहा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला पॉइंट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, कॉलम चाहे जितने, कॉलम से मतलब नहीं है, चाहे एक कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 3 कॉलम, कॉलम से हमारा मतलब ही नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे A इक्वल टू हमने लिखा है 1 2 3 लिख दिया, इसमें कितने रो हैं, एक रो। क्यों एक रो है, हॉरिजॉन्टली एक लाइन अगर हम खींचते तो जितने एलिमेंट है सब में अपना कवरेज बन जाएगा। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। B इक्वल टू हम 7 लिख दें, ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है, क्योंकि कितनी रो है। अगर आप ये कहते कॉलम भी है तो हम कॉलम की बात ही नहीं कर रहे हैं। रो मैट्रिक्स की डिफिनेशन में यही तो बताया गया है, यही तो कहा गया है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसे C इक्वल टू लिखते हैं 7 8 9 0 -2, ये किस आर्डर, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींचने पे सभी एलिमेंट पे अपना कवरेज बन जा रहा। हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींचने पे सभी एलिमेंट पे अपना कवरेज बन जा रहा, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है। अच्छा, इसी क्रम में हम लोग ऑर्डर की बात अगर करना चाहें, ये मैट्रिक्स सी हमारा किस ऑर्डर का है, मैट्रिक्स सी में देखो हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन खींचने पे सब एलिमेंट अपने कवरेज में आ गए, वर्टिकली 1 2 3 4 5, हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन खींचने पर 1, वर्टिकली कितनी लाइन खींचने पर 5, इसका मतलब रो की वैल्यू कितनी है, 1 है। कॉलम की वैल्यू कितनी है, कॉलम की वैल्यू कितनी है, 5। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होगा रो क्रॉस कॉलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस।
इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 5। तो हमें उम्मीद है आप लोग ऑर्डर पहचानना जान गए होंगे, एलिमेंट पहचानना। जैसे कह दिया जाए इसमें A23 की वैल्यू कितनी है, इस सी मैट्रिक्स में कह दिया जाए A23 की वैल्यू कितनी है, देखो A23। अब A23 का मतलब क्या, दूसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा रो मेरे पास ही नहीं है, केवल एक ही रो है, तो क्या कहेंगे A23 यहाँ पे बताना पॉसिबल या नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि अगर दूसरा रो होता तब तो A23 की बात आती, दूसरा रो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे A23 अगर पूछे मैट्रिक्स सी में, अगर आपसे कोई कहे कि A23 की वैल्यू निकालो तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो ऑर्डर जान गए, ये कैसा मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स की बात आ रही है। अगला मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जैसे उसमें रो मैट्रिक्स था तो केवल एक ही रो होना चाहिए था, ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स P इक्वल टू हम लिखते हैं 4 5 6, मैट्रिक्स Q इक्वल टू लिखते हैं हम 4 0 -2 4 0 -2 -8। अब देखो मैट्रिक्स P हमारा, देखिए मैट्रिक्स P में कितने कॉलम है, केवल एक कॉलम। कितने कॉलम है, केवल एक कॉलम। इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है, कॉलम में याद रखने के तरीके ऐसे, कॉलम मैट्रिक्स है तो केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये किस ऑर्डर का है, अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी, 3, वर्टिकली कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी, 1। तो ये किस ऑर्डर का है, ये कॉलम मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर। ये कॉलम मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं है कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि वर्टिकली केवल एक लाइन खींचने पे जितने एलिमेंट है सभी में अपना अप्रोच, सभी में अपना अधिकार बन जा रहा है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर का है, ये किस ऑर्डर का है, 4 क्रॉस 1। अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास यूनिटार आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिटार आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूनिटार आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिंपली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे देखो, अब इससे पहले एक बात ये आप बताना चाहेंगे, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल रहता है तो ये क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। लेकिन हमारे पास मैट्रिक्स में देखो लेफ्ट अपर से राइट लोअर, लेफ्ट अपर से राइट लोअर के एलिमेंट जो होते हैं उनको हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कहते हैं। और इसको या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कहते हैं, या मेन डायगोनल के एलिमेंट कहते हैं, या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल चाहे कहिए, चाहे मेन डायगोनल कहिए, चाहे लीडिंग डायगोनल। तो यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट या मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। उसके अलावा जो भी एलिमेंट हो वो क्या हो, 0। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, इसको हम यूनिटार आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, उसके अलावा जो भी एलिमेंट हो वो क्या हो, 0। अच्छा, जैसे ये लिख दिया गया है, कोई कहे ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं, हाँ तो ये आइडेंटिटी इवन लिखा हो, ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ये किस ऑर्डर का है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि अगर हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स में हमें 2 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। सपोज कर लो एक मैट्रिक्स हमारे पास है, एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो दोनों के क्या ऑर्डर है, बोथ है सेम ऑर्डर। दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ विल बी सेम।
दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, कह दिया जाए इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, तो दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे a11 की a के a11 की वैल्यू b के a11 की वैल्यू के बराबर हो, a के a12 की वैल्यू b12, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये इसका ये सपोज करो ये a है, सपोज करो ये क्या है, इसका करस्पॉन्ड ये वाला होगा, इसका करस्पॉन्ड ये वाला होगा, इसका करस्पॉन्ड ये वाला होगा, इसका करस्पॉन्ड ये वाला होगा। समझ रहे हैं ना। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और दोनों के ऑर्डर सेम है, जैसे किस ऑर्डर का 2x2, ये किस ऑर्डर का 2x2, और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास हो x+2, यहाँ y हो, यहाँ स्मॉल p हो, यहाँ 8 इक्वल टू ऐसे लिखा इक्वल टू यहाँ पे 9 लिख दिया हो, यहाँ पे 10 लिख दिया हो, यहाँ -2 लिख दिया हो, यहाँ 8 लिख दिया हो। दोनों के बीच इक्वलिटी लगने का मतलब क्या है कि दोनों को इक्वल मैट्रिक्स कह दिया गया है। दोनों के बीच इक्वलिटी लगने का मतलब क्या है कि दोनों को इक्वल मैट्रिक्स कह दिया गया। अब इक्वल मैट्रिक्स कह दिया गया तो भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+2 इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और 8 का कंपैरिजन नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने चल रहे हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दी होंगी, बीच में इक्वलिटी लगी होगी, बीच में इक्वलिटी लगी होगी, और इक्वलिटी लगी होने से क्या मतलब कि दोनों मैट्रिक्स को साइमोलिकली इक्वल कह दिया गया। अब करस्पॉन्डिंग कंपैरिजन करके हम अननोन क्वांटिटीज x की, y की, p की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस।